बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फौजी अदालतों में सर्वेलेंस का ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतफर्रिक दरख्वास्त में आगाह कर दिया है। मजमूई तौर पर 102 अफराद को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस होने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। जेर हिरासत अफराद में जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस लाहौर, PAF बेस मियांवाली पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान शामिल हैं। मुल्ज़िमान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि इनके ट्रायल्स किए जाएँ। ट्रायल से नतीजा अखज़ किया जाए ताकि जो मुल्ज़िमान मुलव्विस नहीं उन्हें बरी किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस गिरफ्तार मुल्जिमान का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत का कहना है कि 9 और 10 मई के वाकयात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। जेर हिरासत अफराद के मफाद को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल किया जा रहा है। जो फौजी अदालतों में ट्रायल में कसूरवार साबित न हुआ वो बरी हो जाएगा। फौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। ट्रायल के बाद जो कसूरवार साबित होगा इनको सजाएं होंगी। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस जो अफराद जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके हैं इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फौजी ट्रायल के बाद सजा याफ्ता कानून के मुताबिक सजाओं के खिलाफ मुतलका फोरम से रुजू कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त के हुक्मनामे की रोशनी में अदालत को ट्रायल से आगाह किया जा रहा है। दरख्वास्त में बताया गया है कि तहवील में लिए गए अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अफराद GHQ रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस लाहौर, PAF बेस मियांवाली, ISI सिविल लाइंस फैसलाबाद, हमजा कैंप, बन्नू कैंप और गुजरांवाला कैंप पर हमले में मुलव्विस हैं। और साइफर केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का भी इम्कान है। अडियाला जेल में केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर मुल्ज़िमान में नकूल की कॉपियाँ तकसीम की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। साइफर केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। अडियाला जेल में केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे, जबकि गुज़श्ता समाअत पर मुल्ज़िमान में नकूल की कॉपियाँ तकसीम की गई थीं। और यहाँ पर आपको बताएं, सियासी मेल मुलाकातों का सीजन शुरू हो गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज मरी जाएंगे। यहाँ मुलाकातें मुतवक्के हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ कल अदालत में पेश होंगे और सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ अदालतों में पेशी के बाद वापस मरी जाएंगे। उनका मरी में 2 से 3 रोज़ क़याम का भी इम्कान है। यहाँ पर आपको बताएं, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना 5वां मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। मैच चेन्नई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। उधर कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि शायकीन की तवक्कुआत का अंदाज़ा है और हम सब इन तवक्कुआत को पूरा करने के लिए बेचैन हैं। उनका कहना था कि शिकस्त होती है और हमें उसे तस्लीम करना चाहिए। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। शरीफ साहब का ऐसा इस्तकबाल किया और ये पैगाम दिया, पूरे पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए थे, आज़ाद कश्मीर से लोग आए हुए थे, इसी तरह इस्लामाबाद से लोग आए हुए थे, बलूचिस्तान से 2-2 दिन का सफ़र करके लोग आए, सिंध से लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए। मतलब इस किस्म का इस्तकबाल करने पे मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और औरतें 9-9 घंटे जुलूसों में फंसी रहीं और जो पूरी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है सड़कों की, उससे ज़्यादा लोग जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइज थे। और ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि आज भी पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं। और वो इसलिए, जैसा कि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, कि वो इसलिए कि 2017 नहीं थी, मुल्क में बिजली के बिल नहीं थे इस तरह के, बिजली महंगी नहीं थी, गैस महंगी नहीं थी, आटा चीनी महंगी नहीं थी, रोटी महंगी नहीं थी, अवाम के पास रोज़गार थी, CPEC था, डेवलपमेंट थी, मोटरवेज थे, बिजली के मंसूबे थे, लोड शेडिंग ख़त्म थी, दहशतगर्दी ख़त्म थी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक वकार था। यही बातें उन्होंने की। तो फिर क्या हुआ? साजिशें करके, झूठे इल्ज़ामात करके, प्रोपेगेंडा करके, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके एक शख्स को निकालने की खातिर मुल्क से खुशहाली और तरक्की निकाल दी। क्यों?
آج جب ایک شخص بجلی کا بل لیتا ہے تو اس کے پاس 2017 کا بھی بجلی کا بل ہے جو میاں صاحب نے دکھایا تھا. آج اگر روٹی 20 روپے کی دیتا ہے تو 2017 میں وہ 5 روپے کی روٹی بھی لیتا تھا. آج اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, گیس نہیں ملتی, تو یہ تمام وہ چیزیں جو پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے میاں صاحب کا استقبال پاکستان اس لیے کرنے نکلا کیونکہ آج بھی آخری امید پاکستان کی عوام کو محمد نواز شریف سے. اور پاکستان میں ترقی کے منصوبے, پاکستان کا معمار اور پاکستان کی خدمت کرنے والا واپس آیا. اس کا استقبال کر کے پاکستان کی عوام نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو آج خوشحالی کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, ترقی کی ضرورت ہے, مہنگائی میں کمی کی ضرورت ہے. آج نوجوان کو روزگار کی ضرورت ہے. نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بم دینے کی نواز شریف نے بات نہیں کی, نوجوان کے ہاتھ میں روزگار دینے کی نواز شریف نے بات کی ہے. اپنے دوست ممالک کو ناراض کرنے کی بات نہیں کی, اپنے سیاسی ویسٹڈ انٹرسٹ پہ بات کرتے ہوئے اپنے دوست ممالک کو ساتھ چلنے کی بات کی ہے. کسان کی کھاد کی سستا کرنے کی بات کی ہے, آئی ٹی ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, ملک کے اندر کس طرح ٹیکس کا نظام بہتر ہو سکتا ہے اس کی بات کی, جو 2017 میں ہو چکا تھا. جو 2017 میں پاکستان کے پاس خوشحالی تھی, ترقی تھی, اسی کے سفر کو دوبارہ سے شروع کرنے کی بات کی. اور پھر سب سے بڑی بات جو اس دن محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے وہ امن اور اتحاد کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کی عوام کو ان مشکلات سے نکالیں گے. میاں نواز شریف زندہ باد. پاکستان میں یقینی طور پہ ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگلے دن ہی پی ٹی آئی کو کانا میں جلسے کی اجازت دی گئی تھی, وہاں پولیس نے ریڈ کیا, لوگوں کو پکڑا اور جلسہ نہیں ہونے دیا. ایک چیز اس بارے میں بتائیے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو کیا پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح الیکشن لڑنے دیا جائے گا کہ جس طرح ماضی میں سب پارٹیوں کو لڑنے دیا جاتا تھا, یا اسی طرح ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو آپ کانا کی بات کر رہے ہیں, میں نے اخبار میں ضرور پڑھا تھا کہ انہوں نے کوئی میٹنگ, کارنر میٹنگ ٹائپ کوئی چیز کرنی تھی. مجھے نہیں پتا چلا کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے. میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. اس میں تمام سیاسی حقیقتیں پاکستان کی, تمام ادارے پاکستان کے, تمام وہ لوگ جو پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو بیٹھ کر بات کر کے پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا ہوگا. تو میرے خیال میں بات جو محمد نواز شریف صاحب نے کی ہے وہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مخالف ہے اس نے بھی ان کی تعریف کی ہے. اس نے بھی ان کی جو باتیں میاں صاحب نے اس دن اپنی تقریر میں کی ہیں اس کی تعریف کی ہے. اور جو آپ نے سوشل میڈیا کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی, دیکھیں بہت تماشا ہو گیا, بہت پروپیگنڈا ہو گیا, بہت جھوٹ بول لیا گیا, بہت اس نوجوان نسل کو انتشار, فساد اور یہاں پر آپ کو بتائیں, ایپسب سندھ کو مزید فعال بنانے کے لیے سندھ ایگزیکٹو کونسل قائم کر دیا گیا. ایپسب کے ملک گیر تعلیمی ایجنڈے کو پروان چڑھانے میں صوبہ سندھ کے کردار کو مزید بڑھایا جائے گا. تفصیلات کے مطابق کراچی میں ایپسب سندھ کی ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس مرکزی صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی صدارت میں ہوا. پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ اس وقت پوری دنیا جوان افرادی قوت کی کمی کا شکار ہے. پاکستان میں صورتحال یکسر مختلف ہے. یہاں نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو درست تعلیمی ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے. ایپسب دنیا بھر کے لیے بہترین افرادی قوت فراہم کرنے کا سبب بنے گا. ایپسب کی علم دوست سرگرمیاں پاکستانی معیشت کے لیے انقلاب ثابت ہوں گی. جبکہ اجلاس میں سندھ بھر کے نجی تعلیمی اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوئے. اتفاق کیا گیا کہ نجی تعلیمی ادارے ایپسب کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایک دوسرے سے اپنے بہترین تجربات کا تبادلہ کریں گے. طے کیا گیا کہ بہت جلد سندھ میں انٹرپرینورل سمٹ کا انعقاد بھی کیا جائے گا. یہاں پر آپ کو بتائیں, چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی سندھ ایچ سی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق رفیع سے کراچی میں ملاقات ہوئی. پاکستان خصوصاً سندھ میں تعلیمی ترقی, ریسرچ, کلچر کے فروغ اور تعلیمی اداروں کے لیے مستقبل میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے
गुफ्तगू की गई। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सिंध HEC डॉक्टर तारिक रफ़ी ने चेयरमैन एप्सप को बताया कि उन्होंने इदारे के किरदार को रेगुलेटर से ज़्यादा फैसिलिटेटर बनाने की भरपूर कोशिश की है ताकि सिंध भर के तालीमी इदारे दुनिया के दीगर ममालिक से तहकीक और तख्लीक के मैदान में मुकाबला कर सकें। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने एप्सप की इन तमाम कोशिशों से आगाह किया जिससे पंजाब के निजी और सरकारी इदारों ने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए अपनी इस्तेदाद को बढ़ाया है और आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सिंध HEC के सेक्रेटरी मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने सरकारी और निजी तालीमी इदारों के लिए शुरू करदा तामीरी प्रोग्राम से मुतालिक भी आगाह किया। मुलाकात में सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर की रेक्टर डॉक्टर सुमेरा अब्दुल रहमान भी मौजूद थीं, जिन्होंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मुनफरिद 3U1M प्रोग्राम के हवाले से तफसीलात बताईं। यहाँ पर आपको बताएं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने रिसर्चर्स और तलबा के दरमियान नॉलेज एक्सचेंज के फ़रोग़ के लिए 2 रोज़ा मेडिकल इमेजिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मेडिकल इमेजिंग कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैनुल-अक़वामी मेडिकल रिसर्चर्स ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज 4 सेशन रखे गए। इस मौका पर CEO अनवर डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर सफदर मलिक का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस में तलबा को काफी सीखने का मौका मिला। MIT के अंदर अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के लिए कि दे कैन ग्रो MSc, दे कैन गो टू MPhil, दे कैन गो टू PhD and they can go to anywhere in the world as the technologists and they can deliver the quality of services. डीन फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवीद बाबर का कहना था इस कॉन्फ्रेंस में नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्चेस से तुलबा को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन पूरे पाकिस्तान से और इंटरनेशनली काफ़ी लोग आए हैं जो अपने एक्सपर्ट हैं, जो कोई पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई जीरियाट्रिक रेडियोलॉजी में एक्सपर्ट है। हमारे बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि इंडस्ट्री में मार्केट में जाके उनको किस किस तरीके से मौके फराहम होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फयाज CEO लाइफलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर ने कॉन्फ्रेंस को तलबा के लिए एक अमली वर्क करार दिया। इस तरह की कॉन्फ्रेंस में आपको एक तो बहुत अच्छी अवेयरनेस होती है अपने फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, बाहर कंट्रीज़ में आपका एक अच्छा लाइजन बनता है। फिर आप एक अवेयरनेस देते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको एक रोड मैप मिलता है। मेडिकल इमेजिंग कॉन्फ्रेंस में 150 से ज़ायद रिसर्चर्स की प्रेजेंटेशन और 450 से ज़ायद प्रोफेशनल समेत 3 इंटरनेशनल और 13 नेशनल प्रोफेसर ने स्पीकर के तौर पर शिरकत की। कैमरामैन खुरम रईस के हमरा अवेज गुज्जर, न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद सुबह सवेरे सूरज की किरणें बिखरने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं, ताहम मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहवेज़ बाजवा से। जी शाहवेज़। हाँ जी बिल्कुल, दिन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। सूरज ने अपनी किरणें जो है वो ज़मीन पर बिखेर दी हैं, जिसकी वजह से जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। अगर दूसरी जानिब बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की, तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो है वो 171 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि दुनिया भर में लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरे नंबर पर आ गया है। अगर दूसरी जानिब दर्जा हरारत की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर अभी के दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी के तनासब की बात करें तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 82% तक रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा 24 घंटों में बारिश बरसने के कोई इम्कान नहीं है। जबकि दूसरी जानब तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि इस उबरआलूद मौसम से बचने के लिए जो है वो शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। जी, और अभी आपको बताएं, मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मैदान मार लिया। थाईलैंड में जारी मुकाबलों की मुख्तलिफ कैटेगरीज में पाकिस्तान ने 10 मेडल्स जीत लिए। उधर कराची एक्सपो सेंटर में सजा वेडिंग एक्सपो 2023, एक ही छत के नीचे मौजूद हैं शादी की तैयारियों का तमाम तर सामान। फर्नीचर से लेकर दुल्हा दुल्हन के उरूसी मलबूसात और ज्वेलरी मेकअप भी मौजूद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।